वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एफकेट का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 22/5/2025 को, इसके मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम रिमेनिंग 11 to 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ मिल्क वेंडर परचेजेस प्योर मिल्क एट द रेट ऑफ 10 rupees per liter. The dishonest vendor mixes the 250 ml of water for every 1 liter of pure milk. Find the percentage gain if he sells the mixture at rupees 12 per liter. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेंडर ने 10 rupees पर लीटर के रेट से परचेज किया था मिल्क को। दैट मीन्स मिल्क का कॉस्ट प्राइस है 10 rupees पर लीटर। एंड नाउ व्हाट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग the dishonest vendor mixes 250 ml of water for every 1 liter. तो that means ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेंडर ने 10 rupees पर लीटर के रेट से तो मिल्क को परचेज किया था, लेकिन फिर वो हर एक लीटर में 250 ml ऑफ वाटर ऐड करता है। तो वाटर अगर 1 लीटर में वो 250 ml ऑफ वाटर ऐड कर रहा है तो टोटल क्वांटिटी फॉर एवरी 1 लीटर हो जाएगी उसके लिए 1.25 लीटर। बिकॉज वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इस पूरी क्वांटिटी के लिए भी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 10 rupees पर लीटर के रेट से ही रहने वाला है। ओके, तो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट therefore the total cost of 1.25 liter of milk will be 10 rupees। क्योंकि 0.25 लीटर दैट मीन्स 250 ml मीन्स 0.25 लीटर उसने वाटर ऐड किया है, तो वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए टोटल लिक्विड के लिए भी उसका कॉस्ट 10 rupees ही रहने वाला है। नाउ बट जब वो सेल करेगा तो सेल करते समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने प्राइस को चेंज किया हुआ है, तो दैट मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें कितना होता है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा। अब वो 12 rupees पर लीटर के रेट से सेल कर रहा है। अगर 12 rupees पर लीटर के रेट से सेल कर रहा है तो 1.25 लीटर को सेल करने में उसे कितना पैसा मिलेगा, तो इनटू दैट इज, सिंप्लीफाई करते हैं, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 एंड 6 दैट इज 30, कैरी 3, 12 1 जा 12 एंड 3 15 हो जाएगा। दैट मीन्स वो टोटल 15 rupees में सेल करेगा। परचेज करके लाया 10 rupees में, सेल कर रहा है 15 rupees में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया पता चल रहा है साफ साफ। दैट मीन्स 5 rupees, 10 का 50%, तो दैट मीन्स ओवरऑल उसे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है। नाउ सीपी एंड एसपी के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओवरऑल देखते हैं किस रेट से खरीदा, किस रेट से बेचा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में हम सारे कंटेंट को चेंज कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 10 rupees पर लीटर के रेट से तो परचेज किया हुआ है, और सेल किस रेट से कर रहा है, 12 rupees पर लीटर के रेट से वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ प्रॉफिट होगा उसे। अब वो पर लीटर में 250 ml ऑफ वाटर ऐड करता है, इसका मतलब खरीद के लाता है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम्स, 1000 ml हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। 1000 ml वो खरीद के लाया और 250 ml ऑफ वाटर उसने ऐड किया। दैट मीन्स अगर 1 लीटर में 250 ml ऑफ वाटर वो अगर ऐड कर रहा है तो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 1250। खरीद के लाया 1000 ml, बेच रहा है 1250 ml, तो डेफिनेटली यहाँ भी उसे प्रॉफिट होगा। ओके, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की कंडीशन का रेट हो गया हमारे लिए। अब ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन वी डू, सीपी की सारी वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एसपी की सारी वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर सीपी की कोई भी वैल्यू एसपी की किसी वैल्यू से सिंप्लीफाई हो रही है तो कर सकते हैं। जैसे 0 से एक 0 हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 125 एंड 1000 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 25 5 जा एंड 25 से 40। अभी 4 से और सिंप्लीफाई होता है तो 4 से यहाँ 5 से, सॉरी 5 1 जा 5, 5 8 जा 40।
ये दोनों नंबर्स अभी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो 4 से कर देते हैं, 4 2 8 एंड 4 3 12। तो फाइनली 2 रुपीज में परचेज करके वो 3 रुपीज में सेल कर रहा है। ओके, 2 में परचेज करके 3 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका? प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा अगर आइडेंटिफाई करते हैं हम तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, तो दैट शुड बी हिज प्रॉफिट परसेंट। तो ये उसका प्रॉफिट परसेंट हो जाना चाहिए। 2 से कितना हो जाएगा 50, तो दैट मीन्स उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 50%, एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स वाई 50% का प्रॉफिट होता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is question number 2. In a Levi's showroom, an offer is running. Buy 9 shirts, get 3 shirts free. How much percent discount is there? अब यहाँ जब भी किसी ऑफर के अंदर हमें डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी होती है। हमें फ्री की शर्ट्स कितनी मिल रही है पहले वो चाहिए होता है, और इसके लिए टोटल शर्ट्स कितनी सेल किया जा रहा है। तो हमारे हमारे पास फ्री शर्ट्स कितनी है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है, और टोटल इसके लिए सेलर को टोटल कितनी आपको शर्ट सेल कर रहा है हमें ये डेटा चाहिए होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय 9, तो इसका मतलब टोटल 9 शर्ट सेल करने पर गेट 3 फ्री, तो इसमें से 3 आपको फ्री मिलती है। तो जो फ्री है वही एक्चुअली डिस्काउंट है, यही हमारा डिस्काउंट होता है। ओके, अब ये फ्री शर्ट देने के लिए सेलर आपको टोटल कितनी शर्ट्स देगा इसको भी देखा जाता है। 9 शर्ट्स परचेज करने पर आपको 3 शर्ट्स फ्री में मिलेंगी, तो इसका मतलब टोटल आपको कितनी शर्ट्स मिलेंगी? 12 शर्ट्स मिलेंगी। इसका मतलब सेलर टोटल 12 शर्ट्स सेल करेगा। ओके, तो जब 12 शर्ट्स देगा तब उन 12 में 3 फ्री होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये बात। बाय 9 शर्ट्स गेट 3 शर्ट्स फ्री का मतलब है 3 जो फ्री शर्ट्स हैं वो तो आपका डिस्काउंट हो गया, तो दैट इज द डिस्काउंट, तो ये तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, और ये डिस्काउंट लेने के लिए हमें 9 शर्ट्स परचेज करनी होंगी, तब हमें 3 शर्ट्स फ्री मिलेंगी, तो 9 + 3 दैट मीन्स 12 शर्ट्स सेलर हमें देगा। ओके, तो 12 शर्ट्स लेने पर 3 फ्री मिलेंगी, तो दैट मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा, डिस्काउंट है 3 और इसके लिए टोटल सेलर कितनी शर्ट्स दे रहा है? 12 दे रहा है, इंटू 100, दैट शुड बी द डिस्काउंट परसेंट। ये डिस्काउंट परसेंट होता है। सिंप्लीफाई करने पर 3 1 3 4 12, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस ऑफर में कितना परसेंट डिस्काउंट है? 25 डिस्काउंट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Anu spends 90% of her income. If her expenditure increases by 25% and saving increases by 30%, then by what percent does her salary increases? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनु स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम, इसका मतलब वो 90% खर्च कर देती है, तो सेविंग कितना होता है उसका? 10%, दैट मीन्स 10% उसका सेविंग होगा। ओके, तो 90 एंड 10 दैट मीन्स 100% टोटल उसकी सैलरी हो जाएगी। तो अब ऐसे केस में हम 90 रुपीज को एक्सपेंडिचर, क्योंकि 100 रुपीज अगर हम सैलरी कंसिडर करते हैं तो 100 रुपीज में 90 एक्सपेंडिचर एंड 10 उसकी सेविंग हो जाएगी। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? तो नेक्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, अगर वो अपने एक्सपेंडिचर को 25% इंक्रीज कर देती है, तो डेट मीन्स 90 का 25% इंक्रीज होने का मतलब कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ओके, जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 25 5 जा एंड 25 4 जा, तो 9 5 जा 45, 450 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो दैट मीन्स 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दैट इज 4 2 जा, तो दैट मीन्स दिस वन। तो इसका मतलब उसका नया एक्सपेंडिचर इतना हो जाता है। ओके, एंड सेविंग इंक्रीजेस बाय 30%, तो पहले 10 था, 30% इंक्रीज करने का मतलब 130% हो जाएगा नया सेविंग उसका, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर कितना हो गया? दैट इज दिस वन। तो इट मीन्स अब उसका जो सेविंग है वो 13 रुपीज हो जाता है। ओके, इतना उसने एक्सपेंड किया, इतना उसने सेव किया, तो कुल मिलाकर उसकी सैलरी अब नई लेटेस्ट में कितनी हो जाएगी? तो 112 एंड 13 को प्लस करेंगे तो 125.5, दैट इज हर न्यू सैलरी, तो इसकी नई सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो नई सैलरी ये है और उसकी ओरिजिनल सैलरी ये थी, दैट वाज द ओरिजिनल सैलरी। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग बाय व्हाट परसेंट हर सैलरी इंक्रीजेस, तो इंक्रीज इन सैलरी कितना हो गया? दैट इज इंक्रीज इन सैलरी कितना हो जाएगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो 100 से 125.5 होने का मतलब इंक्रीज कितना हो गया? 25.5 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो ये कितना परसेंट होगा 100 का? तो 100 का 25.5% ही हो जाएगा।
ओके, सो उसकी सैलरी 25.5% इंक्रीज हो जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A person invested a total of 57,400 at 4%, 5%, and 8% per annum. Simple interest. At the end of the year, he received equal interest in all the three cases. The amount invested at 5% is what? ना हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसने तीन डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ, फर्स्ट स्कीम, सेकेंड स्कीम एंड थर्ड स्कीम। ओके, अब तीनों स्कीम्स में उसका इन्वेस्टमेंट कितना है अगर हम इसको कंसिडर करना चाहें तो लेट उसका इन्वेस्टमेंट यहां पर था x रुपीज, यहाँ y रुपीज और यहाँ पर उसका z रुपीज का इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल। ओके, हमने ये कंसिडर कर लिया। नाउ फर्स्ट स्कीम में उसने किस रेट से इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन में गिवन है, तो फर्स्ट स्कीम में उसने 4% के रेट से इन्वेस्ट किया हुआ है, सेकेंड स्कीम में उसने 5% के रेट से इन्वेस्ट किया हुआ है एंड थर्ड स्कीम में उसने 8% के रेट से इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, नाउ कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, एट द एंड ऑफ ईयर, तो डेट मीन्स 1 ईयर के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, 1 ईयर्स। सेकेंड स्कीम में भी उसने 1 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है एंड थर्ड स्कीम में भी उसका 1 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। तो डेट मीन्स तीनों स्कीम में सेम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अब फर्स्ट स्कीम से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेट इंटरेस्ट 1, सेकेंड स्कीम का इंटरेस्ट 2 एंड थर्ड स्कीम का इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट 3 कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कीम्स, तो यहां से सब जगह से उसे बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दैट इज द इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो फर्स्ट स्कीम का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो दैट विल बिकम x इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100, ये फर्स्ट स्कीम का इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड स्कीम का इंटरेस्ट हो जाएगा y इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100 हो जाएगा एंड थर्ड स्कीम का इंटरेस्ट उसका हो जाएगा z इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तीनों इंटरेस्ट की वैल्यूज आपस में इक्वल है, ऑल दीज वैल्यूज आर इक्वल, ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम एक्स वाई जेड के बीच में एक स्पेसिफिक रेशियो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ व्हाट, अब हमारे पास बचता है यहाँ से 4x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 8z, दैट इज द रिलेशन। ना एक स्पेसिफिक रिलेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, डेट इज अगर कुछ फ्रैक्शंस कभी भी इक्वल में गिवन हो, कुछ फ्रैक्शंस अगर इक्वल में गिवन होते हैं, लेट दिस वन, तो फिर यहाँ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है कि जब फ्रैक्शंस इक्वल में गिवन होंगे तो इनके न्यूमरेटर्स का जो रेशियो है, न्यूमरेटर्स का रेशियो इनके डिनोमिनेटर के रेशियो के इक्वल होता है, x इज टू वाई इज टू जेड के इक्वल होता है। दैट इज अगर हमें एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल जाए तो डेट मीन्स हम पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कितना है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर तो। ओके, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का रेशियो आइडेंटिफाई करना। अगर एक्स वाई जेड का रेशियो आइडेंटिफाई करना है तो एक्स वाई जेड के साथ जो मल्टीप्लाई या में जो टर्म्स है वो हमें नहीं चाहिए, तो 4, 5 एंड 8 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो 4, 5, 8 का एलसीएम होता है 40, 40 से सबको डिवाइड कर देते हैं। ओके, 40 से हम सबको डिवाइड करते हैं क्योंकि रेशियो की प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसे 40 से डिवाइड करेंगे तो टर्म्स हमारे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 4 से 10 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 8 टाइम्स एंड 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनली x अपॉन 10 इज इक्वल टू y अपॉन 8 इज इक्वल टू z अपॉन 5। जैसा कि हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो गया, x रेशियो y रेशियो z की जो वैल्यू का रेशियो आएगा वो हो जाएगा 10 रेशियो 8 रेशियो 5, दैट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास हो गया x रेशियो y रेशियो z, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है जो कि हमने फाइंड कर लिया 10 रेशियो 8 रेशियो 5 एंड क्वेश्चन इज सेइंग अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल 57,500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, तो डेट मीन्स तीनों स्कीम्स में मिलाकर जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड टोटल इन्वेस्टमेंट वो है 57,500 रुपीज का। हमसे कहा 5% पर उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो 5% पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो y है, तो डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो हमें y आइडेंटिफाई करना है कितना होगा।
अब रेशियो इन प्रोपोर्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक रिलेशन की वैल्यू गिवन है, एक रेशियो हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड आउट अनदर वैल्यू। तो वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी हमें रिलेशन की वैल्यू गिवन है, जो भी हमें रिलेशन की वैल्यू जो भी हमें रिलेशन की वैल्यू गिवन है, दैट इज 557,500, उसे उसी के रिलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो रिलेशन है तीनों का सम, तो दैट मीन्स 10 + 8 + 5, और जो फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, y, दैट मीन्स सेकंड स्कीम, तो सेकंड स्कीम की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 57500 को डिवाइड करना है ओवरऑल कितने से, 8 5 13 एंड 10 23 से डिवाइड करना है, और इनटू में हमें 8 करना है। इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा दैट वुड बी द आंसर, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे फर्दर। सिंप्लीफाई करने के लिए 23 का टेबल, 23 2 ज़ा 46 हो जाएगा, बचेगा 11 एंड 5 ज़ा 115, 00 25 8 ज़ा हमारा 200 होता है। ओके, एंड 00 इसके साथ है, तो डेट मीन्स 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट पर्सन ने सेकेंड स्कीम में किया हुआ, तो सो द इन्वेस्टमेंट विल बी 20,000 रुपीज। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 360, ही वॉन्ट्स टू मेक अ गेन ऑफ 25% ऑन इट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मार्क प्राइस कितना होगा, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो यहाँ एक रिलेशन है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता है तो आप जाकर लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। लेट्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी के बीच में रिलेशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वांट्स टू मेक अ गेन ऑफ 25%, तो 25% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो 25% का प्रॉफिट लेकर जब वो सेल करेगा तो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज ओके। तो मार्क प्राइस कितना, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो अब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% वैल्यू है, जितना भी प्रॉफिट लेना डिसाइड किया गया है प्राइस को उतना परसेंट इंक्रीज कर देंगे और सेल करेंगे, तो इससे ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो दैट मीन्स दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस। एमआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एमआरपी भी अपने आप में 100% वैल्यू होती है। अगर ये 100% वैल्यू है और इस पर 10% का डिस्काउंट देते हैं तो प्राइस को 10% कम करके सेल कर देंगे, तो 10% कम करने का मतलब हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू हम कम कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो दैट शुड बी ऑल्सो द सेलिंग प्राइस, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एंड बोथ आर द सेलिंग प्राइस, तो दोनों वैल्यूज तो इक्वल हो जानी चाहिए। ओके, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 100 डिनोमिनेटर से दोनों जगह से एलिमिनेट हो जाएगा। एमआरपी हमें फाइंड करना है, सीपी गिवन है, तो दैट मीन्स एमआरपी की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर हमारे लिए, तो एमआरपी हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के अपॉन में चला जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये हमारा एमआरपी हो जाएगा। आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं एमआरपी फाइंड करने के लिए। तो सीपी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कितना गिवन है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 360, तो सीपी हो गया 360 इंटू, अब आगे दे रखा है 100, प्रॉफिट कितना ले रहा है 25%, तो प्लस 25 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ओके, तो दैट शुड बी द प्राइस। ओके, तो दैट बिकम्स 360 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 90 हो जाएगा, 125 अपॉन 90, दैट इज। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो 0 से 0 कैंसिल एंड 9 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, दैट इज। एंड 125 का 4 टाइम्स करेंगे तो दैट बिकम्स 500, दैट मीन्स 500 रुपीज़ का एमआरपी अगर वो फिक्स करता है तो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। सो एमआरपी शुड बी 500 रुपीज़। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। In a 56-liter mixture, milk and water are in the ratio 5:2. Some amount of milk is added to that mixture so that the ratio of milk and water becomes 7:2. Find the amount of milk in the final mixture. क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हम एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमारे पास इनिशियल जो मिक्सचर का कंटेंट दिया था दैट वाज 56 लीटर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इस 56 लीटर मिक्सचर के अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो हमें दे रखा है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 5:2। अगर हम रेशियो
फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मिल्क का कंटेंट और वाटर का कंटेंट इनिशियली कितना था उसको फाइंड कर देते हैं। तो मिल्क था 5 पार्ट आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट ऑफ इनिशियल मिक्सचर 56 लीटर्स। तो 7 8 ज़ा 56 एंड 8 5 ज़ा 40, दैट मीन्स 40 लीटर तो इसके अंदर इनिशियली मिल्क था। अगर 56 में 40 मिल्क है तो वाटर का कंटेंट कितना हो जाएगा, 56 में से 40 को माइनस कर देते हैं। तो दैट मीन्स इनिशियली हमारे पास 16 लीटर्स ऑफ वाटर था। ना अब आगे क्वेश्चन कह रहा है सम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर। तो इसका मतलब इनिशियली जो हमारे पास मिल्क का कंटेंट था दैट वाज 40 लीटर्स, और इनिशियली जो हमारे पास वाटर का कंटेंट था दैट वाज 16 लीटर्स। एंड नाउ वी हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी सम अमाउंट ऑफ मिल्क, हमें मिल्क ऐड करना है। तो मिल्क का कंटेंट तो मिल्क में जाकर के ऐड होगा, कितना वो हमें नहीं पता। तो सपोज एक्स लीटर्स ऑफ मिल्क हमने ऐड किया तो मिल्क का कंटेंट टोटल इतना हो जाएगा। वाटर में चेंजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो हमारे अकॉर्डिंग मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये हो जाना चाहिए। एंड नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो 7:2 हो जाता है, तो दैट शुड बी इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता। वेल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 ज़ा 80 एंड प्लस 2 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू 16 7 ज़ा 112 होता है। दैट इज सो 2x विल बी 112, 80 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, दैट इज तो बचेगा हमारे पास 32। अगर 2x 32 है तो x इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मीन्स 16। तो एडेड मिल्क का कंटेंट हो गया 16 लीटर्स। इट मीन्स इसमें 16 लीटर्स मिल्क और ऐड करना है। एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो अमाउंट ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इनिशियली हमारे मिक्सचर में मिल्क का कंटेंट था 40 और हमने 16 लीटर्स मिल्क और ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 40 + 16 इक्वल टू 56 है लीटर्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स फाइनली नए मिक्सचर में मिल्क का कंटेंट 56 लीटर्स हो जाता है, एंड दैट इज योर सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A tap can fill a tank in 10 hours. After filling half the tank, 4 more similar taps are open. What is the total time taken to fill the tank completely? Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टैप ए ले लेते हैं जो 10 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है। टैंक को फिल करने का मतलब वन टैंक फिल करता है, वन टैंक फिल करता है। ओके, अगर 10 आवर्स में वन टैंक फिल होता है तो दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्टर फिलिंग हाफ द टैंक, तो दैट मीन्स हाफ टैंक को फिल करना है। तो हाफ टैंक फिल में कितना टाइम लग जाएगा, तो दैट मीन्स अगर 10 आवर्स में वन टैंक फिल होता है तो हाफ में कितना हो जाएगा, हाफ टाइम लगेगा, दैट मीन्स 5 आवर्स में। तो 5 आवर्स में तो हाफ टैंक फिल हो गया। अब जो हाफ टैंक रिमेनिंग है, रिमेनिंग हाफ टैंक को फिल करने के लिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि 4 more सिमिलर टैप्स आर ओपन। अगर 4 more सिमिलर टैप्स को आप ओपन कर रहे हैं तो टोटल टैप्स आपके पास कितने हो गए ना, 5 टैप। तो आपके पास 5 टैप्स हो गए। अब 5 टैप्स मिलकर कितने टाइम में इस टैंक को फिल कर देंगे, पहले उसको देखते हैं। ओके, अगर 10 आवर्स वन टैप को लगता है तो 5 को कितना लगेगा, तो दैट मीन्स वन टैप टैप को 10 आवर्स का टाइम, तो 5 टैप्स को कितना टाइम लगेगा, 10/5। तो दैट मीन्स 2 आवर्स में ही ये 5 टैप्स मिलकर टैंक को फिल कर सकते हैं, 2 आवर्स में फिल कर सकते हैं टैंक को। लेकिन टैंक फिल तो करना ही नहीं है क्योंकि हाफ टैंक तो पहले ही फिल हो गया। तो रिमेनिंग हाफ को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ फिलिंग में कितना टाइम लगेगा, तो दैट वुड बी, अगर फुल करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है तो हाफ फिल करने में कितना लगेगा, 1 आवर का टाइम लगेगा। तो 1 आवर का टाइम यहाँ लग रहा है और 5 आवर्स पहले लगा था, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, दैट वुड बी 5 + 1, इट मीन्स 6 आवर्स का टाइम लगेगा। तो 6 घंटे में टैंक पूरा फिल हो जाएगा। सो आंसर शुड बी 6 आवर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5% मीन्स 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ए, एंड 4% ऑफ बी, तो 4% मीन्स 4/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बी का सम जो है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए, तो 6% 6/100 ऑफ ए, एंड प्लस
8% ऑफ बी, तो 8/100 ऑफ बी, दैट इज, ये इसकी इक्वल है। नाउ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज व्हाट, तो ए और बी का रेशियो हमें आइडेंटिफाई करना है कितना हो जाएगा। एक्चुअली इसमें सारे ही टर्म्स में अपॉन में 100 है, तो अपॉन का 100 हम एलिमिनेट कर देते हैं, दैट मीन्स 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर अपॉन का 100 एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ इट इज सिंपली 5a + 4b इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 6a + 8b, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट बिकम्स 3 5 15a एंड प्लस 4 3 12b इज इक्वल टू 6 2 12a एंड प्लस 8 2 16b हो जाएगा, दैट इज। नाउ ए एक तरफ करते हैं, तो डेट मीन्स 15 ए हमारे पास था, ए को इधर लाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 16 बी है एंड बी को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का 12 बी हो जाएगा, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास बचता है 3a इज इक्वल टू 4b हो जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो डेट मीन्स बी से बोथ ऑफ साइड डिवाइड करते हैं तो a/b बन जाएगा। अब a/b के साथ 3 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 3 से भी बोथ ऑफ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 3 एलिमिनेट हो जाएगा और b एलिमिनेट हो जाएगा। सो a/b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4:3, 4:3। सो द रेशियो शुड बी 4:3। सो आंसर विल बी 4:3 एंड दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Two persons A and B are traveling with the speed of ratio of 3:4. A takes 30 minutes more time than B to reach the destination. Then find the time taken by A to reach the destination. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A एंड B की स्पीड्स का रेशियो हमें दे रखा है, स्पीड्स का रेशियो दैट इज 3:4, दैट इज। एंड नाउ रिमेंबर, सेम डेस्टिनेशन को कवर करते समय अगर डेस्टिनेशन मतलब डिस्टेंस सेम कवर करनी है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज हो जाती है। ओके अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स 4:3 हो जाएगा, दैट इज 4:3 का टाइम हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ? अगर 4:3 का टाइम ए और बी को लगता है एंड क्वेश्चन इज सेइंग ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी, तो दैट मीन्स ए का टाइम इसके कंपैरिजन में 30 मिनट्स ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ए के टाइम और बी के टाइम का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 30 मिनट्स, दैट इज। तो हमें बताना है कि ए को एक्चुअली टाइम कितना लगता है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए, तो ए कितना टाइम लेता है वो आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास एक रेशियो है, ए और बी के टाइम का रेशियो हमारे पास है, दैट इज, और ए बी के टाइम का डिफरेंस हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ ए। तो जो वैल्यू हमारे पास है उसे उसी के रिलेशन से डिवाइड करते हैं, रिलेशन है दोनों का डिफरेंस, तो 4 और 3 के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे इनटू जो फाइंड करना ए, तो ए का टाइम हमारे पास 4, दैट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट शुड बी द टाइम ऑफ ए टू रीच द डेस्टिनेशन, तो दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 हो जाएगा, इतने मिनट्स हो जाएगा, दैट इज, तो 34 सा 120 मिनट्स हो गया। ऑप्शंस आवर्स में गिवन है इसलिए 120 मिनट्स का मतलब 2 आवर्स हो जाएगा, दैट इज 2 घंटे, तो दैट मीन्स ए को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगता है एंड दैट शुड बी योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। हमें कुछ रेशियोज दे रखे हैं, 17/30 फर्स्ट रेशियो, सेकेंड है 7/15, थर्ड हमारे पास है 27/50 एंड फोर्थ रेशनल टर्म हमें दे रखा है 11/20। देखो वैसे तो सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन अगर हम इन सारे नंबर्स को सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो बहुत इजीली हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ओके तो 30 से डिवाइड करना है 17 को, तो 3 से डिवाइड करते हैं, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 3 5 15 होगा, दैट इज 3 5 15, बचेगा 2 0, तो दैट मीन्स एक डेसिमल लगेगा, 2 0 लगा सकते हैं, 3 6, तो दैट मीन्स 30 से डिवाइड करने पर 0.56 आ रहा है। 15 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगाएंगे, 15 4 60 है, ओके बचेगा हमारे पास 10, तो 15 6 90, तो 0.46 हो जाएगा। 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो 50 का डिवाइड तो बहुत आसान होता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो नीचे 100 हो जाएगा, 27 का डबल 54, 54 को 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल यहाँ लग जाएगा। एंड 20 से डिवाइड करने के लिए भी आसान है, आप चाहो तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर तो नीचे 100 हो जाएगा, नीचे 10 100 1000 डिवाइड करना आसान होता है, तो 11 5 55 एंड 55 को 100 से डिवाइड करने पर 0.5। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड विच इज द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं, तो डेट मीन्स 0.56 सबसे पहले आएगा,
फिर उसके बाद 0.55 आएगा, इसके बाद 0.54 होना चाहिए, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 0.46 आएगा। और एक्चुअली 0.56 किसको सॉल्व करके आ रहा है? 17/30 को सॉल्व करके आ रहा है। फिर इसके बाद 0.55 किसको सॉल्व करके आया? 11/20 को सॉल्व करके आया। देन 0.54 किसको सॉल्व करके आ रहा है? 27/50 को सॉल्व करके आ रहा है। एंड उसके बाद 0.46 आ रहा है 7/15 को सॉल्व करने से। दैट शुड बी द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन सा मैच करता है। तो 17/30 और उसके बाद 11, 27, 7, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो डेट मीन्स किसी भी क्वेश्चन जिसमें कई सारे फ्रैक्शंस गिवन हो, उन्हें अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप उनके करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। ओके, और डेसिमल वैल्यूज फाइंड करते समय अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 में इजीली कन्वर्टेबल हो सकता है, तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड से ऐसा पॉसिबल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह ऐसा कीजिए, डेसिमल नंबर्स इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इजीली अरेंज कर पाएंगे और हमारा आंसर भी इजीली आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके साथ हमारा मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल इन द मैथ्स। मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चंस आए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज हमने 11 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो आपका मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।